हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? एक बार फटाफट से जो है वो वॉइस का कंफर्मेशन दे दीजिए। सुन रहा है सबको बढ़िया तरीके से? तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, एक तो ये कमेंट मत करना कि सर मुझे जो है वो कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपस में कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए परेशान मत होना। चलो, ओके हैं? ठीक, जस्ट अ सेकेंड, फिर करते हैं इसको शुरू। बहुत बढ़िया। अब सुनो जी, जैसा आप सभी को पता है कि अपन प्रैक्टिस जो है वो लगातार लेकर चल रहे हैं। जैसे एक साइड में एनसीईआरटी की प्रैक्टिस चल रही है मॉर्निंग टाइम पे, और इवनिंग टाइम पे हम लिटरेचर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन वेवर्स, जो हमारी पोएम है। आपका यूनिट 15 से हमने इसको लिया है। सरोजनी नायडू ने जो है वो इसे लिखा है, और सबसे पहले इसको दो स्तर पे हम जांचने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे, यानी प्रैक्टिस पे। यानी एक बार क्विक रिवीजन और उसके बाद में जो है वो प्रैक्टिस। इसमें तकरीबन 70 क्वेश्चन है। भले ही आपको जो है वो देखने में कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगेगा कि सर बात तो वही पूछी गई है, क्योंकि इससे वास्तविकता में 70 क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। लगभग ओवरऑल मतलब 30 से 35 क्वेश्चन मैक्सिमम मानो आप। बस उनको घुमा फिरा कर जो है वो पूछने का तरीका बदल दिया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डन। अब वो क्या है और क्या नहीं है इसको लेकर ये जो फाइल है वो आपकी इंडियन वेवर्स की, जो मैंने आपको पढ़ाते टाइम दी हुई है ना, हमने जो बैच में डाली हुई है वो वाली फाइल है। इसमें कुछ खास बातें, जैसे सरोजनी नायडू के बारे में नॉर्मल बातचीत हमने की है। ठीक है, उसके बाद में जो है वो बातचीत जब हम कर रहे हैं किसके बारे में, इंडियन वेवर्स के बारे में, तो यहां हमारी बातचीत हुई है कि सर इसको कहां से लिया गया है। गोल्डन थ्रेशोल्ड से लिया गया है, आपका जो है वो स्वर्णिम दहलीज से लिया गया है। और साथ में ही ये 1905 में इसका पब्लिकेशन हुआ है। ये याद रखना कि इंडियन वेवर्स कहां से लिया गया है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड से। और आपका जो है वो कब पब्लिश हुआ, 1905 में ये जो है वो पब्लिश हुआ। और यहाँ पे किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो है वो अगर आप बात करेंगे स्टेंजा की, तो इंडियन वेवर्स में 3 स्टेंजा है, और आपके जो है वो क्वाइटेरियंस है, यानी 4-4 लाइन की 3 स्टेंजा है, टोटल 12 लाइन है। सबको पता है राइम स्कीम्स की क्या है, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। जैसा कि आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा पोइम के माध्यम से। ठीक है, ये अपनी पोइम है। ये 4-4 जो है वो यानी क्वाइटेरियंस, 3 क्वाइटेरियंस है, तो जाहिर सी बात है अपना कितना हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 12 लाइन हो गई। इसमें जो है वो डे गे वाइल्ड चाइल्ड, तो ए ए बी बी हो गया। नाइट ब्राइट आपका ग्रीन क्वीन, तो क्या हो गया, देखो ये इससे मैच थोड़ी कर रहा है, डे गे से मैच थोड़ी कर रहा है, तो इसको क्या देंगे फिर, सी सी डी डी, इस प्रकार से। अब इसका जो है वो दूसरा प्रारूप जो आपको पढ़ना था वो यहां से था, है ना। और ये है अपनी बुक वाली पीडीएफ, जहां से अपन ने बुक जो प्रोवाइड करवाई है उसमें इंडियन वेवर्स के बारे में जानकारी दी है। ऊपर वाली बातचीत तो आप पढ़ ही लेंगे डेफिनेटली, जो किसके बारे में, सरोजनी नायडू के बारे में है। मैं यहीं से इसको जो है वो एक बार क्या करवाऊंगा, पूरा का पूरा रिपीट करवाऊंगा, है ना। कंप्लीट रिपीटेशन लेंगे, उसके बाद में चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर में। बताओ कोई डाउट है क्या? सिर्फ वाई और एन टाइप कर दो। रिपीट करना है ना एक बार फिर से, एक बार फिर से हमें रिपीट करना है कि नहीं करना है, ताकि क्लियरिटी आए माइंड में, और जब हम अभी क्वेश्चन लगाएं तो वो तुरंत जो है वो क्वेश्चन भी लग जाए, और बिल्कुल जो है वो माइंड सीधा सीधा उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। तो आ जाओ मेरे भाई। अगर इंडियन वेवर्स की बात की जाए तो ये आपका जो है वो किसके बारे में बात करती है, इट्स अ शॉर्ट yet powerful poem by Sarojini Naidu, which beautifully captures the different stages of human life through the work of traditional Indian weavers. इस पोइम में सरोजनी नायडू ने जो है वो ट्रेडिशनल जो इंडियन वेवर्स है उनके माध्यम से, इनके माध्यम से जो है वो क्या बताया है, ह्यूमन लाइफ का एक साइकिल बताया है। ह्यूमन लाइफ का एक जो है वो साइकिल बताया है। द पोइम इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 स्टेंजा, ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। यहां 3 बातें हुई है। पहली बात हुई है बर्थ की, दूसरी बात हुई है मैरिज की, और तीसरी बात हुई है डेथ की, है ना। 3 अलग अलग स्टेंजा में, पहली में डेथ, सॉरी पहली में जो है वो बर्थ, दूसरे में आपका क्या है मैरिज, और तीसरे में आपकी क्या है डेथ। जो किसका सिंबल है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, आपका जो है वो कलर जो है वो अलग अलग। देखो इसको ऐसे लो, एक लिया गया है क्या आपका मॉर्निंग, फिर किसकी बात हुई है इवनिंग, और फिर किसकी बात हुई है नाइट। मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, डन। उसको जो है वो क्या कहेंगे, बिगिनिंग,
मिड और एंड ऑफ लाइफ, बिगिनिंग, मिड और एंड ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें स्टेज की बात हो गई, और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो किसको देखेंगे, हम कलर्स को देखेंगे। यहां तीन टाइप के जो है वो कलर्स की बात की गई है। फटाफट से जो है वो कमेंट करके बताओ जल्दी से, कौन कौन से कलर्स का जो है वो वर्णन किया गया है स्ट्रेंजा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दो फटाफट से। देखो पहले में जो है वो यूज किया गया है आपका कौन सा कलर, गो फॉर इट। ब्लू, पर्पल, ग्रीन और व्हाइट, ठीक बात है। मतलब पहले में जो है वो किसके बारे में बातचीत की गई है, ब्लू कलर के बारे में। एक हेल्शियन पक्षी, हेल्शियन जो है वो बर्ड के बारे में बात की गई है। दूसरे में जो है वो प्लूम्स ऑफ पिकॉक के बारे में बात की गई है, जिनको क्या कहा गया है, पर्पल ग्रीन कहा गया है। और तीसरा जो है वो आपका क्या है, तीसरा आपका क्या है, व्हाइट है। तीसरा आपका क्या है, व्हाइट है, जिसको जो है वो किसके तौर पे, कफन के तौर पे, श्राउड के तौर पे जो है वो देखा गया है। इसके स्टेंजा फर्स्ट में मॉर्निंग की बात हुई है, इसमें जो है वो डे ब्रेक की बात हुई है। डे ब्रेक यानी जो है वो आपका अर्ली इन द मॉर्निंग, जब शुरुआत होती है दिन की, उस टाइम की बात हुई है। उसको न्यू बिगिनिंग बताया, न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ, या जो लाइफ का साइकिल है उसमें न्यू बिगिनिंग को जो है वो मॉर्निंग के आधार पे और ब्लू जो है वो कलर के आधार पे बताया है। इसमें पॉइंट क्या करती है, द पॉइंट आस्क द व्यूअर्स व्हाई दे आर वीविंग अ ब्राइट ब्लू गारमेंट। पॉइंट जो है वो उनको पूछती है कि वो जो है वो ब्राइट ब्लू गारमेंट्स जो है वो क्यों बुन रहे हैं, वो जो है वो ब्राइट ब्लू गारमेंट्स जो है वो क्यों बुन रहे हैं इन द मॉर्निंग। तो दो बातें यहां से समझने लायक, कौन कौन सी, एक आपकी जो है, एक आपकी कौन सी है सर, एक तो जो है वो ब्राइट ब्लू जो है वो गारमेंट की बात हुई है। रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुकना तो। अच्छा ये यहां से है, ठीक है। एक तो किसके बारे में बात हुई है, अ ब्राइट ब्लू गारमेंट के बारे में बात हुई है, और किसका प्रतीक है, मॉर्निंग के बारे में बातचीत की जा रही है। और व्यूअर्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये किसके लिए है, ये एक न्यू बोर्न बेबी के लिए है। ठीक है, इसमें सिंबल जो लिया गया है वो क्या क्या है, ब्लू कलर लिया गया है। और वो किसके जैसा है, लाइक द विंग्स ऑफ अ हेल्शियन, जो किंगफिशर बर्ड है उसके जो है वो पंखों के जैसा उसका कलर है। ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंटेशन में है यहाँ पर। और किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बड़ी मजेदार बात है, पूरी एक लाइन में पूरा स्टेंजा जो है वो समझ में आ जाएगा। भाई जो है वो बच्चे की जन्म की शुरुआत जो है वो आनंद से, आशा, होप से और न्यू बिगिनिंग से जो है वो उसकी शुरुआत बताइए। डन है। फिर सेकंड जो स्टेंजा है उसमें बात हुई है किसके बारे में, सेकंड स्टेंजा में यूथ और मैरिज के बारे में बात हुई है, इवनिंग टाइम को लेकर। किसको लेकर, इवनिंग टाइम को लेकर। और इसमें क्या बताया गया है, ये अपना अनुभव जो है वो इस मामले में कम है, तो मुझे थोड़ा सा एक बार, अच्छा हाँ चला जाएगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंजर सेकंड में जो है वो किसकी बात हुई है, यूथ एंड मैरिज की बात हुई है, इवनिंग जो है वो सेलिब्रेशन। अच्छा तुम्हारी शादी होगी, जब तुम युवा होगे तो क्या करोगे सर, जो है वो हम सेलिब्रेशन की तरफ ध्यान देंगे। अरे भैया किसी की भी शादी में जो है वो सेलिब्रेशन की तरफ जो है वो व्यक्ति ज्यादा ध्यान देगा। तो किस किस की बात हुई है, द पोएट सीज द वीवर्स वर्किंग इन द इवनिंग एंड आस्क व्हाई देयर क्लॉथ इज ब्राइट लाइक पिकॉक फेदर्स। जो है वो सेकंड में क्या है, प्लूम्स ऑफ जो है वो पिकॉक के बारे में बात हुई है, यानी पिकॉक के जो है वो मोर के पंखों के जैसा। ठीक है, द व्यूअर्स रिप्लाई दैट दे आर मेकिंग अ मैरिज वेल फॉर अ क्वीन। और व्यूअर्स उसको क्या रिप्लाई करते हैं, सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं कि वो क्वीन के लिए एक मैरिज वेल बना रहे हैं। ठीक है, घूंघट जो है वो तैयार कर रहे हैं। और यहाँ किसका सिंबल है, रिच जो है वो पर्पल और ग्रीन का वर्णन हुआ है आपका। और ये किसका सिंबल है, प्रेम का, हैप्पीनेस का, और जो है वो वाइब्रेंसी ऑफ यूथ के बारे में बात की गई है। वही थर्ड स्टेंजा जो है वो नाइट का है, लेट नाइट का है, जिसमें चिल ऐसा कुछ करके वर्ड यूज किया हुआ है कि क्या वर्ड था बताओ, देखिए फटाफट से मेरे साथ साथ रिपीट करो, देखिए चिल वर्ड करके कुछ यूज किया हुआ है। अच्छा देखो, डेथ के बारे में बात हुई है, नाइट के बारे में बात हुई है, जो एंडिंग ऑफ लाइफ है ना, बिगिनिंग, फिर मिड और फिर आपका एंड। बिगिनिंग ऊपर वाला ये हो गया मिड और ये हो गया एंड। पॉइंट जो है वो क्या ऑब्जर्व करती है कि ये मिडनाइट में काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, व्हाइट क्लॉथ जो है वो तैयार कर रहे हैं। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने क्या जवाब दिया, वेवर्स एक्सप्लेन दैट दे आर मेकिंग ए funeral shroud फॉर अ डेड मैन, है ना। चिल मून के बारे में बात हुई है, बिल्कुल ठीक बात है कि वो जो है वो एक मृत व्यक्ति के लिए क्या बना रहे हैं, आपका फ्यूनरल, उसके अंतिम दाह संस्कार के लिए श्राउड बना रहे हैं, दाह संस्कार के लिए श्राउड बना रहे हैं, यानी आपका जो है वो कफन बनाया जा रहा है। इज इट
सिंबलिज्म किसका है इसमें, जो है वो व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है कि सर व्हाइट कलर मॉन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीस को, भैया मरने के बाद में आदमी शांति रहेगा, और फाइनलिटी ऑफ लाइफ यानी लाइफ का जो है वो अंत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इज इट? अब देखो फटाफट से इनको और देख लो जल्दी से, फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें थीम्स कौन कौन सी यूज की गई है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, थीम्स कौन कौन सी यूज की गई है? साइकिल ऑफ लाइफ बताया है, द पोएम कनेक्ट्स ह्यूमन लाइफ स्टेजेस विद टाइम्स ऑफ डे, मॉर्निंग बर्थ को बताती है, मॉर्निंग किसको बताती है? बर्थ को बताती है। भाई मैं रिपीट करूंगा, जिसको लगता है कि नहीं करना तो वो आराम से बाद में देख लेना भले। इवनिंग जो है वो किसको बताती है? मैरिज को, और नाइट किसको बताती है? डेथ को। क्योंकि ये शुरू के 4 पेज में ही पोइम पूरी हो जाएगी, वापस से पूरा एग्जैक्ट ए टू जेड जो है वो 12 की 12 लाइन समझ में आ जाएगी। सिंबलिज्म ऑफ कलर के आधार पे जो है वो ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि आपका ब्लू कलर किसका प्रतीक है? बर्थ का और इनोसेंस का प्रतीक है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ का प्रतीक है। पर्पल ग्रीन जो है वो यूथ, लव और जो है वो मैरिज के बारे में बात करता हुआ दिखाई पड़ता है, और व्हाइट जो है वो डेथ और मॉर्न यानी आपका एंडिंग ऑफ लाइफ के बारे में बात करता हुआ दिखाई पड़ता है। आफ्टर दैट कल्चरल जो है वो ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं? इंडियन जो है वो कस्टम्स रिफ्लेक्ट इंडियन कस्टम्स वेयर क्लोथ्स एंड कलर्स होल्ड सिंबलिक मीनिंग। भाई हमारे ऐसा है ना, जैसे मान लो हमने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, किसी के घर पे डेथ हो जाती है, अपने यूजुअली देखो गांवों में तो नहीं करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली लोग क्या करते हैं कि उनके जैसे ही किसी की जो है वो शोक सभा में जा रहे हैं तो व्हाइट पहन के जाएंगे, है ना? क्या पहन के जाएंगे? व्हाइट पहन के जाएंगे। तो वो व्हाइट वैसे भी हम किसका प्रतीक मानते हैं? शांति का प्रतीक मानते हैं, पीस का प्रतीक है। अगर हम इंडियन फ्लैग को लेकर बातचीत करें तो वहां भी हमें इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो यहां जो है वो कल्चरल जो है वो ट्रेडिशंस किसका बताया है कि भारत की जो कस्टम्स है, इंडियन कस्टम्स है, उनको क्लॉथ से जोड़कर दिखाया गया है। और यहां वीवर्स का रोल क्या है? दे आर नॉट जस्ट क्राफ्टमैन बट साइलेंट विटनेस टू द जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहां वीवर्स को दिखाया गया है कि वो सिर्फ बुनकर नहीं है, वो ह्यूमन लाइफ की जर्नी को भी प्रदर्शित करते हैं। कितने लोग हैं इसमें? सर मोटे मोटे तौर पे यहाँ 2 टाइप के लोग हैं, और वो कौन कौन से? पॉइट है यानी आपकी सरोजनी नायडू है, जो क्या पूछती है? क्वेश्चंस पूछती है। अच्छा इसमें पता है ना, रेटोरिकल सेंस जो है वो दिखाई पड़ता है। शुरू के 2 लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर 2 लाइन में एक स्टेंजा क्वाटेरियंस है, उसकी एक कपलेट में जो है वो क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरे कपलेट में क्या दिया गया है? आंसर दिया गया है। यस और नो से वाई और एन, इससे जरा टाइम नहीं लगाना है। तो एक पॉइंट है, नरेटर है सरोजनी नायडू, जो क्वेश्चंस पूछती है, उस वो रिप्रेजेंट करती है किसको? क्यूरियोसिटी एंड डीप ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ जर्नी। मतलब वो क्यूरियस है, वो जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है वेवर से कि तुम ये क्यों बना रहे हो, अब इवनिंग टाइम पे तुम ये क्यों बना रहे हो। ये क्यूरियोसिटी को दर्शाता है, और साथ साथ में वो क्या चाहती है? वो लाइफ की जर्नी को ऑब्जर्व करना चाहती है। आपका इसमें इमेजरी और सिंबोलिज्म का जो है वो बेहतर यूज हुआ है ह्यूमन लाइफ साइकिल को दर्शाने के लिए। दूसरी तरफ इंडियन व्यूअर्स हैं जो सेंट्रल फिगर हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आपका आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन को इंडियन सोसाइटी में, और इनका जो है वो किसके तौर पे? इनका वर्क जो है वो किसका सिंबल है? 3 स्टेज ऑफ लाइफ का जो है वो सिंबल यहां पर दिखाया गया है। ये छोटे छोटे पॉइंट और देख लो, अगर इतना देख ही लिया है तो। क्या है? मॉर्निंग बर्थ को बता रहा है, वीविंग ब्लू क्लॉथ्स फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। इवनिंग मैरिज को बता रहा है, वीविंग कलरफुल गारमेंट्स फॉर अ वेडिंग। इसमें कौन सा कलर है आपका? पर्पल ग्रीन। नाइट डेथ को बता रहा है, विविंग अ वाइट फिनियल शाउट। और लिटरेरी अगर टर्म्स की आप बात करोगे तो इसमें कुछ खासे लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे इमेजरी के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है। इज रिच इन विजुअल इमेजरी हेल्पिंग रीडर्स पिक्चर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड। इसमें इमेजरी तो है ही, और ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड ये क्या है आपका? बताओ। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड किसके जैसे? यानी ये किसके जैसे ब्लू हैं? आपका हेल्शियन वाइल्ड जो किंगफिशर पक्षी है, वो अगर उसकी बात करें देखो कोई बदतमीजी नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं, ये लाल पीले वाली बातें मत करा करो तुम। ये मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं साहब किसी किसी के अकॉर्डिंग जो है वो लाल कलर भी हो जा रहा है इसमें। बर्ड की बात की गई है। अब देखो क्या कह रहे हैं? ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड जो है वो किसको बता रहा? बर्थ को, ब्राइट एंड जॉयफुल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अरे मैंने पूछा ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन बर्ड, ये सिमली भी तो है, साथ साथ में क्या है आपकी? सिमली है। इमेजरी तो है ही, सिमली भी तो है। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, सिमली है। आपका व्हाइट एज फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, सिमली है, ठीक है भाई। एज
आपका जो है, या लाइक एज और जो है वो सो का अगर यूज किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो क्या है, आपका सिमिली का प्रदर्शन है। अच्छा सुनो, सिंबलिज्म में इसमें ब्लू कलर जो है वो बर्थ और इनोसेंस को बता रहा है, पर्पल ग्रीन जो है वो यूथ और मैरिज को बता रहा है, व्हाइट जो है वो डेथ और मौन को बता रहा है। पर्सोनिफिकेशन यहां किया गया है, वेवर्स है नहीं, मतलब वेवर्स जो है वो उनकी बात को जो है वो कौन दर्शा रही है, कि जवाब कौन दे रहे हैं, वेवर्स दे रहे हैं। जवाब कौन दे रहे हैं, वेवर्स दे रहे हैं। ऐसा किसने कहा है, सरोजनी नायडू ने कहा है, इसलिए उनकी वॉइस को जो है वो एक्टिव किया गया है। मेटाफोरिकली यहां एक बड़ी बेहतरीन सी बात कही गई है, एक्ट ऑफ वीविंग जो है वो जर्नी ऑफ लाइफ को बताता है, और अलग अलग जो है वो स्पेस के लिए क्या किया जाता है, आपका बुना जाता है इसको। सो लाइक और एज सिमली है, बहुत बढ़िया भाई। अलिट्रेशन इसमें हुआ है, जैसे वी वीव जब ये जवाब देते हैं, और एक आपका क्या है, सोलमन एंड स्टिल जो है वो अलिट्रेशन है। सिमली हमने बताई दी इसमें। रिपीटेशन भी इसमें जो है वो वीवर्स वीविंग लगातार रिपीट हो रहा है, जो इसके रिदमेटिक एक्सप्रेशंस को बढ़ा रहा है। इज इट? बस अब इससे जरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये वही चीजें हैं, घूम फिर के उसी में वापस जो है वो घूम फिर के आ जाएंगे अपन। तो क्वेश्चन ले लो पहला। अच्छा, ये इसमें बता ही रखा है कि इसमें 3 क्राइटेरियंस हैं, ए बी बी, सी सी डी डी, ई ई एफ एफ। इनका जो है वो पैटर्न है, राइमिंग स्कीम है, और ये एक रिदमेटिक और म्यूजिकल फील देता है, ठीक बात। अच्छा चलो तो भैया, इसमें जिन जिन की बात हुई है, जैसे वीवर्स किसको कहा है, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सिंबलाइज, ठीक है। हेल्शियन बर्ड की बात हुई है, प्लूम्स जो है वो फेदर्स की बात हुई है, वेल कवरिंग जो है, सॉलमन आपका गंभीर के लिए, श्राउड कफन के लिए, और चिल आपका कोल्डनेस के लिए। बाकी ये आपकी पोइम हो गई। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, व्हाट टाइम ऑफ द डे। देखो पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट स्टेंजा से लिए हुए हैं, तो फर्स्ट स्टेंजा से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो रिपीटेड मोड पे बने, तरीका अलग हो, बस वो इतने ही बनेंगे। पूछा है व्हाट टाइम ऑफ द डे इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। कौन सा टाइम मेंशन हुआ है पहले स्टेंजा में, तो सबको पता है पहले जो है वो स्टेंजा में क्या है, आपका डान है, ब्रेक ऑफ डे है, मॉर्निंग है, शुरुआत जो है वो दिन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ लाइफ जो है वो ब्लू कलर, ऐसे करके पूरा पैटर्न याद होना चाहिए। ऑप्शन सी इज और राइट आंसर, ऑप्शन सी इज और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, व्हाट कलर इज द गारमेंट वुवन इन द फर्स्ट स्टेंजा। पहले जो है वो स्टेंजा में किस कलर का गारमेंट बनाने की बात हुई है। When सरोजिनी नायडू आस्क्ड द वीवर, जब वो पूछती है तो वो क्या कहते हैं कि जो ब्राइट ब्लू गारमेंट्स हैं, ब्राइट ब्लू गारमेंट्स हैं, वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं, वो न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए बनाए जा रहे हैं। पहले में बात हुई है ब्लू के बारे में, और ब्लू को दर्शाने के लिए बात हुई है हेल्शियन बर्ड के विंग्स को लेकर। द कलर ऑफ द गारमेंट इज कंपेयर्ड टू विच बर्ड इन फर्स्ट स्टेंजा, है ना, इन फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा में आपसे पूछा है कि पहले स्टेंजा में किससे कंपेयर किया है, आंसर तो देना ही है, दे दो फटाफट से। हेल्शियन बर्ड से कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है, हेल्शियन जो है वो आपका किंगफिशर जो है वो उससे कंपेयर किया है। व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ डज द फर्स्ट स्टेंजा रिप्रेजेंट, जीवन का कौन सा भाग जो है वो पहला स्टेंजा रिप्रेजेंट करता है, बताओ, देखिए बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जवाब देंगे, थर्ड तो हेल्शियन बर्ड है ही। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ डज द फर्स्ट स्टेंजा रिप्रेजेंट। तो सबको पता है पहले स्टेंजा में न्यूबॉर्न बेबी की बात हुई है, बर्थ की बात हुई है। सिंपल सा क्वेश्चन और उतना ही सिंपल आपका जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्या कहता है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन ब्लू एज द ब्लू एज द रुक जाओ भैया, विंग ऑफ अ हेल्शियन वाइल्ड। बताओ मेटाफर है, सिमली है, अलिट्रेशन है, या हाइपरबली है। हाइपरबली तो ओवर स्टेटमेंट होता है, मेटाफर जो है और सिमली की अगर बात करें तो दोनों सेम सेम से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सिमली में किसका यूज किया जाता है, सो लाइक और एज का यूज किया जाता है। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लू एज अगर बात करें, ये क्या था भाई,
तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, इट्स अ शिमली, इट्स अ शिमली। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्या कहता है? व्हाट आर द वीवर्स हैप्पी इन द फर्स्ट, व्हाई आर द वीवर्स हैप्पी इन द फर्स्ट स्ट्रेंजा? पहले स्ट्रेंजा में जो वीवर्स हैं उनको खुश क्यों दिखाया गया है? वो क्यों जो है वो खुश है? क्या कारण है ऐसा? दे आर अर्निंग मनी, दे आर वीविंग फॉर अ न्यू लाइफ, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, दे आर वीविंग फॉर अ फेस्टिवल, दे आर वर्किंग अंडर द सन। तो उनकी खुशी का कारण इसलिए है क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। वो किसकी तरफ जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है, मतलब बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी के लिए अगर वो बना रहे हैं तो एक नए बच्चे का जन्म होगा, नया बच्चा इस जो है वो दुनिया में आएगा, वो होप, जॉय या मैं कहूं कि हैप्पीनेस को लेकर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? दे आर वीविंग फॉर अ न्यू लाइफ दैट इज कॉल्ड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7th नंबर और 8th नंबर दोनों ले लो फटाक से। देखो 7th है, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड। मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमली है या आपका ओनोमाटोपिया है? बताओ देखिए। भाई 5 नंबर क्वेश्चन में क्या था? 7th में देखो क्या कह रहा है? वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड। हम जो है वो किसके लिए बना रहे हैं? हम ये जो है वो गारमेंट्स किसके लिए बना रहे हैं? एक नए जन्मने वाले बच्चे के लिए। तो किसको जो है भाई, यहां किसका यूज किया गया है? मेटाफर का यूज किया गया है, आपका सिमिली तो नहीं है सर, सो लाइक और एज का यूज नहीं है। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड, तो क्या है आपका? अच्छा ये मिटेगा नहीं कैसे? ओके ओके, भावनाओं में बह गए थे, ये ऐसे नहीं मिटेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड। अच्छा, व्हाट इज द मूड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजर? पहले स्ट्रेंजर का मूड क्या है? पहले स्ट्रेंजर का मूड क्या है? बताओ तो, क्वेश्चन नंबर जो है वो 8, फटाफट से बताओ, थोड़ा सा स्पीड बनाओ देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे हैं। वैसे कोई खासा इतना परेशानी भरी बातचीत है नहीं। देखो 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मूड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजर? पहले स्ट्रेंजर का जो है वो मूड क्या है? तो पहले स्ट्रेंजर में किसकी बात हुई है? ग्लूम, दुख की बात हुई है, जॉयफुल और होपफुल है, फियरफुल है या एंग्री है? तो आप क्या कहोगे? सर बच्चे का जन्म जो है वो होप को और जॉय को बताता है, आनंद को बताता है। ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा? बी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? व्हाट डज द एक्ट ऑफ विविंग सिंबलाइज इन दिस स्ट्रेंजर? यानी पहले स्ट्रेंजर में जो है वो एक्ट ऑफ विविंग किसका रिप्रेजेंटेशन है? हाँ 70 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे की क्लास में रिपीटेशन प्लस क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। बता देंगे, व्हाट डज द एक्ट ऑफ वीविंग सिंबलाइज इन दिस स्ट्रेंजर? एक्ट ऑफ वीविंग किसको बता रहा है? हार्डवर्क को बता रहा है, क्रिएशन और न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, स्ट्रगल्स ऑफ लेबरर्स को बता रहा है, या फिर आपका जो है वो एक और इसमें ऑप्शन है जो नीचे है और वो है रीबर्थ, आपका जो है वो डेथ एंड रीबर्थ को बता रहा है। तो सिंपली हम किसकी तरफ चलेंगे कि सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, जो है वो क्रिएशन को बता रहा है। किसको बता रहा है भाई? क्रिएशन, और जो है वो न्यू बिगिनिंग के बारे में बातचीत कर रहा है। अच्छा, पहले स्टेंजा की राइम स्कीम बताओ तो आपका, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा? अभी पहले के क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड से चले। हाँ हाँ अभी दिख रहा है ना आराम से स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजर? तो पहले की क्या है? ए बी बी, फिर सी सी डी डी ई ई एफ एफ। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा, ए बी बी, ए बी बी। अच्छा, व्हाट टाइम ऑफ डे इज मेंशन्ड इन द सेकंड स्ट्रेंजर? पूरा स्ट्रेंजर वाइज ही रिपीटेशन हो जाएगा। तो सेकंड स्ट्रेंजर में कौन सा टाइम जो है वो मेंशन किया गया है? शाम का है कि मिडनाइट का है? फॉल ऑफ नाइट, यानी जब शाम होना शुरू होती है, रात होना शुरू होती है, इवनिंग की बात की गई है। किसकी बात की गई है? इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 11th, फॉल ऑफ नाइट होगा, इवनिंग की बात की गई है। सेकंड स्ट्रेंजर
इंडियन वेवर्स के सेकंड स्टेंजा में किसकी बात की गई है? इवनिंग की, फॉल ऑफ नाइट की बात की गई है। अच्छा, कौन सा कलर जो है वो सेकंड स्टेंजा में मेंशन है? सेकंड स्टेंजा में वो प्लूम्स ऑफ पिकॉक जो है वो किसको कंपेयर करते हुए या किसकी जो है वो कलर कंपैरिजन में कहता है? व्हाट कलर्स आर मेंशन्ड इन दिस स्टेंजा? ब्लू एंड व्हाइट, सबको पता है, छोटू सा क्वेश्चन है सर, पर्पल और ग्रीन है। ये तो इतना याद हो गया है कि अब भूलेंगे ही नहीं। द कलर्स इन द सेकंड स्टेंजा आर कंपेयर्ड टू, जो कलर है सेकंड स्टेंजा के वो किससे कंपेयर किए गए हैं? सेकंड स्टेंजा की जो कलर है वो बटरफ्लाई से कंपेयर्ड है, रेनबो से कंपेयर्ड है, पिकॉक प्लूम से जो है वो कंपेयर्ड है, या फिर अ फ्लावर? क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा सही जवाब क्या होगा कि सर इन्हें जो है वो मोर के पंखों से, आपका पिकॉक फेदर से जो है वो कंपेयर किया गया है। ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इवेंट डज द सेकंड स्टेंजा सिंबलाइज? बताओ किस इवेंट की बात हो रही है सेकंड स्टेंजा में? सेकंड स्टेंजा में किस इवेंट की बात हो रही है? बर्थ की, डेथ की, मैरिज की, या ग्रेजुएशन की? तो सर ग्रेजुएशन की तो बात ही नहीं है आपका, किसकी बात हो रही है? सेकंड स्टेंजा में बात हो रही है मैरिज और यूथ की, मैरिज और यूथ की, है ना, युवावस्था और जो है वो मैरिज की बातचीत दिखाई गई है अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा 2। व्हाट इज द मूड ऑफ द सेकंड स्टेंजा? सेकंड स्टेंजा का मूड क्या है? सेलिब्रेशन एंड फेस्टिविलिटी है, सैडनेस एंड डिस्पेयर है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन है, फियर और एंजाइटी है? देखो शादी का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे जो है वो चमक आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब कि सर सेकंड स्टेंजा में भैया शादी होगी तो क्या मनाएंगे? सेलिब्रेट करेंगे, है ना, आज तेरा भाई नाचेगा बस। इसका मतलब ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन जो है वो ए ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा? ए ठीक होगा, क्योंकि सेकंड में सेलिब्रेशन की बात की गई है, सेकंड में सेलिब्रेशन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी लगा लो। रुक जाओ भैया, ये लो जी। व्हाट इज द रोल ऑफ द वीवर्स इन दिस स्टेंजा? यानी सेकंड स्टेंजा में वीवर्स का रोल क्या है? बताओ किसके लिए? फेस्टिवल्स के लिए क्लॉथ बना रहे हैं, वो जो है वो वेडिंग वेल बना रहे हैं, आपका सोल्जर्स के लिए है, या बरियल क्लॉथ्स हैं? भाई साहब ज्यादातर कमेंट्स जो है वो इसी प्रकार के हैं कि सर शादी, मतलब चमक उन्हीं के चेहरे पे आई है जिनकी नहीं हुई है, जिनकी हो गई है उनको पूछो हाल बेहाल है। तो देखो सेकंड स्टेंजा में किसकी बात हुई है? सेकंड स्टेंजा में जो है वो वेडिंग वेल बनाने की बात हुई है, आपका घूंघट जो है वो बनाने की बात हुई है। ऑप्शन जो है वो बी ठीक करेंगे। 17th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वाई इज द वेडिंग वेल डिस्क्राइब्ड इन पर्पल एंड ग्रीन? वेडिंग वेल को जो है वो पर्पल और ग्रीन के तौर पे क्यों डिस्क्राइब किया गया है? वेडिंग वेल को जो है वो पर्पल और ग्रीन के तौर पे क्यों डिस्क्राइब किया गया है? ये जो है वो पिकॉक्स की ब्यूटी को बताता है, रॉयल्टी और प्रॉस्पेरिटी को बताता है, रिप्रेजेंट द इंडियन फ्लैग, और टू मैच द ब्राइड्स ड्रेस। इसमें फंसोगे तुम, पक्की बात। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो लोग क्वेश्चन को कर देंगे गलत। जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन डी, उन्हें थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ब्राइड की ड्रेस का कलर तो अलग अलग है ना। ब्राइड के भाई किसी जगह जो है वो आपका कैसा है? व्हाइट है, मतलब बाहर के अगर देशों में देखोगे, है ना, अपने जोड़े का कलर जो है वो लाल होता है, कुछ इस प्रकार की बातचीत की जाती है, लेकिन यहां इसका कोई वर्णन नहीं है। आपको सीधा सीधा ये पूछा है वेडिंग वेल जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है? पर्पल और ग्रीन के तौर पे। तो वो किसको डिस्क्राइब करता है? वो प्रॉस्पेरिटी को और रॉयल्टी को जो है वो डिस्क्राइब करता है। यानी मिड लाइफ में आप जो है वो किसकी तरफ चले जाते हैं? मिड लाइफ में आपका जीवन उस यूथ में, उस अवस्था में प्रॉस्पेरिटी और जो है वो रॉयल्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी बताओ तो। कहने दो इसको जो भी कह रहा है सर। Which poetic device is used in like the plumes of a peacock, purple and green? चलो, which poetic device is used in like the plumes of a peacock, purple and green? किसका यूज हुआ है? सिंपल है सर, लाइक के साथ भी कह रहा है कि किसकी तरह? भाई किसकी तरह जो है वो प्लूम्स ऑफ ए पिकॉक,
प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक। ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन जो है वो आपका सिमली बी ठीक होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डज द एक्ट ऑफ वीविंग सिंबलाइज इन दिस स्टेंजा? यानी सेकंड स्टेंजा में एक्ट ऑफ वीविंग जो है वो किसको बता रहा है? एक्ट ऑफ वीविंग किसको बता रहा है? बताओ, दूसरे स्टेंजा को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, तो आप तय करो फटाफट से किसको बता रहा है? कहां रह गया भाई? हार्ड वर्क को बता रहा है, लव एंड यूनिटी को बता रहा है, स्ट्रगल्स ऑफ वीवर्स को बता रहा है, डेथ और रीबर्थ को बता रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 विच स्टे सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 था आपका कि सेकंड स्टेंजा में जो है वो किसके बारे में बात हुई है? सेकंड स्टेंजा में सर आपका हार्डवर्क की तो बात नहीं हुई है, जो है वो स्ट्रगल्स ऑफ वीवर्स की भी बात नहीं हुई है, डेथ की तो कोई चर्चा ही नहीं है। यहां बात है शादी होगी या जो है वो प्रेम होगा, तो मतलब जाहिर सी बात है लव एंड यूनिटी की बातचीत की जा रही है। यूथ या जो है वो मैरिज के समय आपका बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। Which stage of life is represented in the second स्टेंजा? सेकंड स्टेंजा में लाइफ की कौन सी स्टेज का वर्णन किया गया है? तो सबको पता है सेकंड स्टेंजा में किसके बारे में बात हुई है? यूथ एंड मैरिज की बात हुई है। टाइम नहीं लेंगे क्योंकि यार देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल इसलिए है क्योंकि आपने बहुत बेहतर पढ़ लिया है इसको। व्हाट टाइम ऑफ डे इज मेंशन्ड इन द थर्ड स्टेंजा? तीसरे स्टेंजा में जो है वो कौन सा टाइम मेंशन किया गया है? पहले स्टेंजा में घूमी आए, दूसरे में जाए, अब तीसरे में आ जाओ। तीसरे स्टेंजा में जो है वो कौन सा टाइम मेंशन किया गया है? तो तीसरे स्टेंजा में बात हुई है किसके बारे में? आपका नाइट के बारे में, मून लाइट के बारे में। डन। ये बीच बीच में स्क्रीन जो है वो कहीं कहीं गायब हो जा रही है क्योंकि आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इसी पे लिखने का, नया एक्सपेरिमेंट था। व्हाट कलर इज द गारमेंट, व्हाट कलर इज द गारमेंट वोवन इन दिस स्टेंजा? तीसरे स्टेंजा में बताओ तो आपका गारमेंट्स पे, अरे क्या आफत है भाई। अच्छा एक सेकंड रुको यार। व्हाट कलर इज द गारमेंट वोवन इन दिस स्टेंजा? तीसरे जो है वो गारमेंट में सॉरी तीसरे जो है वो स्टेंजा में कौन से गारमेंट के कलर की बात की गई है? तो वो क्या बना रहे हैं? कफन बना रहे हैं जो निकल लेंगे उन लोगों के लिए। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? व्हाइट। ऑप्शन जो है वो बी ठीक होगा। द कलर व्हाइट इन दिस स्टेंजा सिंबलाइज, जो है वो व्हाइट कलर तीसरे स्टेंजा में किसका सिंबल है? तो व्हाइट कलर तीसरे स्टेंजा में किसका सिंबल है? डेथ का सिंबल है, सबको पता है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? सी ठीक होगा। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? सी ठीक होगा। तीसरे स्टेंजा का मूड कैसा है? तीसरे स्टेंजा का मूड कैसा है? तो भाई किसी की जो है वो डेथ होने का मतलब हम आनंदित होंगे, या फिर हम जो है वो सॉल्मन और सीरियस होंगे, एक्साइटिंग होंगे, या फियरफुल होंगे। बाकायदा जो है वो टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, ओरिजिनल जो है वो पोइम में भी लिखा हुआ है, इसका वर्णन है कि जब वो नाइट में उन्हें देखती है तो वो गंभीर होके जो है वो बिल्कुल सॉल्मन और सीरियस होकर जो है वो क्या करते हैं? व्हाइट श्राउड जो है वो तैयार कर रहे हैं एक डेड बॉडी के लिए। ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा। द फिनरियल श्राउड इज कंपेयर्ड टू, जो फिनरियल जो है वो श्राउड है यानी अंतिम संस्कार के लिए जो है वो आपका कफन है, वो किसके कंपैरिजन में दिखाया गया है? पिकॉक फेदर, ये तो मैरिज की बात हुई है, ठीक है। न्यूबॉर्न सिमली सॉरी न्यूबॉर्न स्माइल जो है ये किसके बारे में बात हुई है? बर्थ के बारे में बात हुई है। व्हाइट फेदर जो है और मॉर्निंग सन, बताओ तो चार में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप भले ही डरा दो, हमें आता है। अ व्हाइट फेदर एंड अ क्लाउड, एंड अ क्लाउड। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? सी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Which poetic device is used white as a feather and white as a cloud? है ना, ये जो है वो थर्ड स्टेंजा है, ये थर्ड क्राइटेरियन से जहां से लाइन ली गई है कि ये कैसे हैं? व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। तो मेटाफर है, सिमली है, अलिट्रेशन है, या पर्सोनिफिकेशंस है? तो सिंपल सी बात है कि सर इसमें किसकी बात की गई है? सिमली की बात की गई है ना। व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, एज अ फेदर एज अ क्लाउड, सिमली। व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ चिल मूनलाइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिल मूनलाइट का सिंबल पूछा है,
शिवम भाई रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है आपका। व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ चिल मूनलाइट? चिल मूनलाइट का अर्थ बताओ तो। हैप्पीनेस है, डेथ ऑन मॉर्न है, होप फॉर द फ्यूचर है, स्ट्रेंथ एंड पावर है। तो किसकी बात हुई थी? चिल मूनलाइट। तीसरे स्टेंजा में इसकी बातचीत की गई है। और तब बातचीत की गई है जब किसकी बात हो रही है? आपका शाउट तैयार करने की बात हो रही है। व्हाइट जो है वो गारमेंट्स के आधार पे कफन तैयार करने की बात हो रही है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा, जो मृत्यु और जो है वो मौन का प्रतीक है। द टोन ऑफ द वीवर्स इन द लास्ट स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में जो है वो वीवर्स यानी बुनकरों की टोन कैसी थी? क्या वो खुश थे, सोलमन और क्वाइट थे, एक्साइटेड थे, या चौथे ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं है, तीन में से ही जवाब मिल जाएगा यूजुअली आपको। तो 28 का जवाब क्या है कि तीसरे जो है वो स्टेंजा में इनकी टोन जो है वो कैसी दिखाई गई है? इनकी टोन ऑप्शन बी यानी सोलमन और जो है वो क्वाइट दिखाई गई है। अब आ जाओ फटाफट से कुछ और एक्स्ट्रा नया जो भी है इसमें वो सारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? व्हाट डज द एक्ट ऑफ विविंग सिंबलाइजेस इन द स्टेंजा? मतलब तीसरे स्टेंजा में जो है वो एक्ट ऑफ विविंग को किस आधार पर दर्शाया गया है? बताओ तो जरा फटाफट से। एंडिंग ऑफ लाइफ, लव एंड हैप्पीनेस, स्ट्रगल्स ऑफ वर्कर्स और ब्यूटी ऑफ फैब्रिक्स। तो तीनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। यहां तीसरे स्टेंजा में लाइफ का दी एंड बताया है, फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बात हुई है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। How does the poem reflect the Indian philosophy of life? Now the questions are different type of questions जो है related इसी से, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है भाई। तीन स्टेंजा में अपन ने जो है वो लगभग 30 क्वेश्चन तो उठा लिए सीधे सीधे। अब सेम ही बातें होगी, बस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा तरीका अलग अलग है। हाउ डज द पोइम रिफ्लेक्ट द इंडियन फिलोसफी ऑफ लाइफ? इस पोइम में इंडियन फिलोसफी को कैसे दर्शाया गया है ये बताओ। ये इंडियन फिलोसफी को कैसे रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई पड़ती है? इट शोज लाइफ एज अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ, मैरिज एंड डेथ। इट फोकसेस ओनली ऑन हार्डशिप। इट टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। इट कंपेयर्स लाइफ टू नेचुरल डिजास्टर्स। तो मूल तौर पे इसमें किसकी बात हुई है? वही सिंपल सी बात है कि सर इसमें लाइफ की साइकिल की बात की हुई है, एक कंटिन्यूअस साइकिल या पैसेज ऑफ टाइम की बात हुई है, बर्थ, मैरिज और जो है वो डेथ के आधार पे। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन आपका 31। इन द फर्स्ट स्टेंजा द वीवर्स वीव अ रोप दैट इज एज ब्लू एज। पहले स्टेंजा के अनुसार, पहले स्टेंजा के अनुसार जो वीवर्स जो गारमेंट्स को तैयार करते हैं वो किसकी जैसे ब्लू है, मतलब किसकी कंपैरिजन में उनको ब्लू दिखाया गया है? तो सबको पता है वो विंग ऑफ हेल्शियन बर्ड जो किंगफिशर है उसकी कंपैरिजन में दिखाया गया है। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्शियन बर्ड, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्शियन वाइल्ड। बताओ तो फटाफट से। तो क्या हो जाएगा सर? ब्लू एज द विंग। तो सिंपली मेटाफर है कि सिमली है? तो क्या कहेंगे सर? सिमली है। टाइम बचा लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्योंकि देखो सेम टाइप के क्वेश्चन में अपन 2 घंटे वेस्ट करेंगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वैसे भी एग्जाम नजदीक है, लगभग बातचीत समझ ही चुके हैं। अब बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो रहा है। एक आधे अच्छे क्वेश्चंस और आएंगे लास्ट में, देखना। अब व्हाट डज द हेल्शियन बर्ड सिंबलाइजेस इन द फर्स्ट स्टेंजा? अब हेल्शियन बर्ड को जो है वो पूछा है कि वो पहले स्टेंजा में किसका सिंबल है। हेल्शियन बर्ड के पंखों का कलर यानी जो है वो उसके विंग्स का कलर कैसा है? ब्लू। ब्लू को उसने न्यूबॉर्न बेबी कि जो है वो बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बर्थ से जोड़कर दिखाया है। ठीक है, अब सुनो। तो इसमें विजडम और नॉलेज की बात हुई है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बात हुई है, डेंजर एडवेंचर है, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन है। तो ये नीचे के दो ऑप्शंस पे तो जाएंगे नहीं, है ना, इनकी तो कहीं चर्चा ही नहीं है। अब बात आती है इनमें कि विजडम और नॉलेज की बात हुई है या फिर आपका पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बात हुई है। ये गलती कर रहे हैं आई थिंक। 33 में कुछ लोग कह रहे हैं ए और कुछ लोगों का जवाब है बी। बता दो फटाफट से। पीस, देखो
ऑप्शन ए कह रहे हैं विजडम और नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब विजडम और नॉलेज होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, जैसे हेल्शियन बर्ड है, हेल्शियन बर्ड में शुरुआती जब बच्चा जन्म लेगा ना, बर्थ होगा, तो बर्थ के समय उसमें जो है वो विजडम या जो है वो किसकी बात होगी, वो किसका सिंबल है? जब बच्चा जन्म लेगा तो एक तरीके से पहली बात तो बताओ बताओ बताओ, ये थर्ड स्टेंजा के आधार पे है क्या? नहीं, ये फर्स्ट स्टेंजा के आधार पे पूछा है। इसकी टोन पीसफुल है, ठीक है। पीस एंड प्रोस्पेरिटी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। कौन सा है? पीस एंड प्रोस्पेरिटी इसका सही जवाब है। बस थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका और भी अलग तरीके से हो सकता था, है ना। क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो चेंज किया जाना चाहिए था। व्हाट डज द हेल्शियन बर्ड सिंबलाइजेस इन द फर्स्ट स्टेंजा? वो किसका सिंबल है? वो तो न्यू बिगिनिंग का सिंबल है। मतलब वहां से जो है वो क्या मिलेगा हमें? वहां से हमें एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी आएगी। अरे बच्चा जन्म लेगा, बच्चा जन्म लेगा। हाँ, यूजुअली मतलब बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर आंसर नहीं है इसका। मैं आपको फिर थोड़ा सा एक बार कंफर्मेशन दे दूं कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो सही होगा, लेकिन फिर भी इसमें क्या किया जा सकता था, चीजों को चेंज किया जा सकता था। तो एक बार 33 नंबर क्वेश्चन को और जो है वो दोबारा और देख लेंगे कि इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो बी के साथ में चलेंगे। द कंपैरिजन ऑफ द वेडिंग वेल टू अ पीकॉक्स प्लूम सजेस्ट, बताओ तो। वेडिंग का जो वेल है, वेडिंग वेल है, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पीस जो है वो थर्ड स्टेंजा में रिप्रेजेंट किया गया है। किसमें रिप्रेजेंट किया गया? थर्ड स्टेंजा में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा, हाँ, इनोसेंस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम ऊपर वाले में इनोसेंस की बात करते जो है वो पीस की बात ना करके, ये अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इनोसेंस की बात की जाती तो ये ज्यादा बेहतर होता। ये डेफिनेटली याद रखना। डन। चलो 34 का जवाब दे दो। जो है वो वेडिंग वेल को आपका पिकॉक्स प्लूम से जो है वो सजेस्ट करने का मतलब किसकी बात हो रही है? मिस्ट्री और सिक्रेसी की बात हुई है, सिंप्लिसिटी और ह्यूमिनिटी की बात हुई, स्ट्रेंथ और रेसिलेंस की बात हुई है ना जी, ब्यूटी और रॉयल्टी की बात हुई है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन बताओ, है ना, उसमें ज्यादा बेहतर होगा इनोसेंस बजाय पीस की। उसको थोड़ा चेंज कर लेना, एक माइनर सा चेंज है। इनोसेंस विल बी अ बेटर वर्ड। Which of the following best describes the progression of emotions in the poem? इस पे जो है वो किस प्रकार से पोइम में इमोशंस को प्रोग्रेसिव मोड में दिखाया गया है? तो सबको पता है, सिंपल सी बात है। पहले जो है वो किसकी बात हुई है? जन्म के समय होप है, शादी और यूथ के समय सेलिब्रेशन है, और मृत्यु के समय दुख है। यानी ऑप्शन जो है वो ए ठीक होगा, सबको पता है, जग जाहिर है। द प्लूम्स ऑफ ए पिकॉक रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी को, स्ट्रेंथ और एंड्रेंस को, स्प्लेंडर एंड प्रॉस्पेरिटी को, और फियर और मिस्ट्री को। तो सिंप्लिसिटी की बात नहीं हुई है, स्ट्रेंथ और एंड्रेंस की बात, या फिर आपका स्प्लेंडर और प्रॉस्पेरिटी, है ना, जो है वो मैरिज या यूनिटी के समय जो है वो बातचीत अगर की जाए, यूथ के समय अगर बातचीत की जाए, तो यूथ, आपका यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी, लव, ये सब जो है वो इसी की आपका सेकंड स्टेंजा की थीम है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? सी ठीक होगा। किसकी बात की जा रही है? बी किसमें बताया था भाई? ऊपर निकल गया, कौन थे भाई, बताओ ना एक बार। द विविंग ऑफ एक्टिविटी इन ईच स्टेंजा सिंबलाइज, बताओ। हर स्टेंजा की जो विविंग एक्टिविटी है, जो विवर्स कर रहे हैं, वो किसका सिंबल है? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स के बारे में बात हो रही है, या फिर बात हो रही है आपकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के बारे में बात हो रही है, सेपरेशन ऑफ वर्कर्स के बारे में बात हो रही है, चेंजिंग सीजन्स के बारे में बात हो रही है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? 37 का सही जवाब क्या है? मतलब इस इन तीनों स्टेंजा में एक साथ पूछा है, तीनों स्टेंजा में एक साथ विविंग का सिंबल जो है वो पूछा गया है।
तो तीनों स्टेंजा में एक साथ पूछा जाए तो किसकी बात हो रही है? आपका कॉन्टिन्यूटी और साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में बात हो रही है ना? तीन अलग अलग जो है वो साइकिल में तीन अलग अलग टाइप से इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा? बी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन है 38, 39 और 38, 39 और 40, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये माइथोलॉजिकल वे से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? द हेल्शियन बर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा कैन बी लिंक्ड टू विच हिंदू deity known फॉर क्रिएशन। अब सुनो, वास्तविकता ये है, अगर कोई इसको गूगल करे या कल को कहे, इस पे ऑब्जेक्शन लगाए कि साहब गलत पढ़ा दिया, हा हा मतलब हाहाकार मचा देंगे फिर, तो इसका जिक्र जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में है, हिंदू माइथोलॉजी में इसका जिक्र नहीं है। हेल्शियन बर्ड का जो है वो जिक्र हिंदू माइथोलॉजी में नहीं है। लेकिन आपको माइथोलॉजिकल वे में ये पूछने का प्रयास हुआ है कि कौन से हिंदू देवता को जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है या क्रिएशन के तौर पे जाना जाता है, कौन से हिंदू देवता को क्रिएशन के तौर पे जाना जाता है। तो कंट्रोवर्सी पैदा मत करना बाद में, है ना, ज्ञानी आ जाएंगे कई और भी अड़ोस पड़ोस के जो है लेकर के, साहब वो मास्टर ने ये पढ़ा दिया। तो क्रिएटर के तौर पे हम किसको कहते हैं? कि ब्रह्मा ने जो है वो बनाया, ब्रह्मा ने जो है वो बनाया। तो ऑप्शन इसका तो ठीक करना सी, कि पहले का जवाब क्रिएटर कौन है आपका? क्रिएशन किसका है? ब्रह्मा का है। क्रिएशन किसका है? ब्रह्मा का है। अच्छा बताओ पैसा किसके पास में है? The purple and green plumes in the second stanza are symbolic of which Hindu god associated with royalty and prosperity? जो सेकंड में बात हुई है, सेकंड में सेकंड में बात हुई है आपका किसको लेकर? जो है वो पर्पल और ग्रीन कलर को लेकर, जो प्लूम्स और पिकॉक के बारे में बात हुई है, वो रॉयल्टी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। अब मुझे बताओ वो किस हिंदू जो है वो देवता से रिलेटेड है? सृष्टि के रचयिता, बिल्कुल ठीक बात है, वो ब्रह्मा जी हैं। और यहां पे अगर बात करें तो किसके बारे में? विष्णु भगवान के। देखो वैसे जो मोरपंख है वो रिलेटेड है किससे? कृष्ण भगवान से। और कृष्ण भगवान का ही नाम जो है वो एक दूसरा रूप विष्णु के जो है वो अवतार में है। विष्णु जी के पास में जो है वो आरबीआई है, मतलब मां लक्ष्मी जो है वो उनकी पत्नी है। तो जाहिर सी बात है कि पैसा वैसा उन्हीं के पास में पड़ा हुआ है ना, वही तो है देने वाली, हमें भी तो वही दे रही है, तुम्हें भी वही देगी। तो इसका मतलब क्या है सर? विष्णु जी जो है वो इसका सही जवाब होगा। मैं फिर कह रहा हूं ये माइथोलॉजिकल क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है। डन। चलो तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं ना हम लोग, ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु सृष्टि को प्रोस्पेरिटी जो है वो धन धान्य संपदा जो है वो प्रदान करते हैं, और महेश शिव अगर तांडव करने पे आ जाए तो वो अच्छे अच्छों को सीधा भी कर लेते हैं। द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम व्हिच टॉक्स अबाउट डेथ कैन बी एसोसिएटेड विथ विच हिंदू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? विनाश का देवता, है ना, विनाश का देवता। वो एक लाइन कहते हैं ना अपन, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो वही बात है कि यहां किसकी बात की गई है? विनाश के देवता के तौर पे, कि महाकाल ने अगर तीसरी आंख खोल ली तो मामला पलट जाएगा। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये माइथोलॉजिकल क्वेश्चन है भैया, इसमें डाउट और ऑब्जेक्शन दोनों ही मत लेकर आना। चलो, द फ्रेज मूनलाइट चिल इन द लास्ट स्टेंजा रिप्रेजेंट, बताओ तो। जो मूनलाइट चिल है वो लास्ट स्टेंजा में किसको रिप्रेजेंट करती है? ये देखो प्रीति, तुक्के नहीं मारते हैं। द फेस मूनलाइट चिल इन द लास्ट स्टेंजा रिप्रेजेंट। अच्छा, मूनलाइट चिल की बात हुई, हमने सुना था मूनलाइट चिल मतलब रात को जो है वो कब? सैडनेस और लोनलीनेस ऑफ डेथ, वार्मथ ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, एक्साइटमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, ये तो सेकंड स्टेंजा में बात हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट टाइम वर्क की बात हुई है ना जी। जो है वो अगर किसी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी भी एक्स पर्सन के घर में या किसी भी एक्स पर्सन के जो है वो व्यक्तिगत तौर पे किसी की डेथ हो गई, रात को डेथ हो गई। अब रात को जो है वो डेड बॉडी अगर घर पे है तो कैसे होगा? मतलब मूनलाइट चिट दिखाया गया है कि पूरी रात बिल्कुल शांत, बिल्कुल जो है वो सहज तरीके से गुजर रही है, तो वो लॉनलीनेस और सैडनेस के बारे में बात करता हुआ दिखाई पड़ता है। द वीवर्स आर डिपिक्टेड एज, वीवर्स को किसके तौर पे जो है वो डिपिक्ट किया गया है? वो पाटले साहब वो जो है वो मूनलाइट डिनर नहीं है, वो कैंडल लाइट डिनर है।
सुनो, तो वीवर्स को जो है वो किसके तौर पे दर्शाया गया है बताओ? वेल्दी और सक्सेसफुल कहा गया है। अरे ठीक है। अनहैप्पी विद देयर वर्क कहा गया, क्रिएटर्स ऑफ लाइफ जर्नी और रिबेलियस अगेंस्ट ट्रेडिशन। तो किसके बारे में बात हो रही है कि सर वेवर्स ने जो है वो लाइफ की जर्नी को अलग अलग भाग में बांटकर बताया है। दैट विल बी और करेक्ट आंसर, है ना? दर्शाना। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? क्रिएटर्स ऑफ लाइफ जर्नी। व्हाट डू, आप फटाफट से लगा लो, जो 20-30 क्वेश्चन बचे हुए हैं जल्दी जल्दी कर लो फटाफट से। व्हाट डू द थ्री स्टेजेस ऑफ वीविंग रिप्रेजेंट इन द पोएम? तीन स्टेज की बात जो है वो बुनकरों के तौर पे, बुनने के तौर पे तीन स्टेज की बात की गई है इस पोएम में, वो कौन कौन सी है? चाइल्डहुड है, यूथ है और ओल्ड एज है। ये मॉर्निंग, ये इवनिंग और ये जो है वो आपका क्या है? नाइट है। ठीक है, ये जो है वो ब्लू, ये पर्पल ग्रीन और ये जो है वो व्हाइट है। आ रही बात समझ में? बताओ सही है कि गलत है? जस्ट गो फॉर द राइट आंसर। भाई कई लोगों ने पलटी मार ली, तुम्हें तो भगवान अलग से पाप देगा, है ना? एक्स्ट्रा में देगा। चाइल्डहुड की तो बात ही नहीं हुई है, बच्चे को अरे भाई बर्थ तो लेने दो पहले, चाइल्डहुड में कहां से लेकर जाओगे? जैसे ही मैंने ऑप्शन ए पर टिक लगाने शुरू किए, ऑप्शन ए की तरफ आ गए कुछ लोग। ऐसे मत करो भाई, बिल्कुल भी नहीं करना है ना? गलत हो सही हो, आपको अपने आंसर पे बने रहना है कि सर यहाँ किसकी बात हुई है। यहाँ तीन जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। वो कौन सा है? बर्थ, मैरिज और डेथ के बारे में बातचीत की गई है। तीन स्टेज बताई है, थ्री स्टेजेस ऑफ विविंग रिप्रेजेंट जो है वो बर्थ को, मैरिज को और डेथ को, है ना? इनमें से ये दो है नहीं, इसमें चाइल्डहुड का वर्णन नहीं है। किसका वर्णन नहीं है? चाइल्डहुड का वर्णन नहीं है। यूथ और जो है वो ओल्ड एज का तो वर्णन है। ठीक बात। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन जो है वो आपका बी ठीक होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ तो फटाफट से। व्हाई इज द फिनरियल शाउड व्हाइट इन द पोएम? क्यों है ऐसा? फिनरियल जो है वो शाउड क्यों है, व्हाइट के तौर पे क्यों यूज किया गया है? 44 में कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा। क्या ये जो है वो रिचनेस को, इंडियन कल्चर के रिचनेस को बताता है, पावर एंड रॉयल्टी को बताता है, हैप्पीनेस एंड जॉय को बताता है? तो हम कहेंगे ना जी ना। बिल्कुल, ये किसको बताता है? ये आपका पीस को, शांति को और प्योरिटी को, है ना? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 अब लगाओ जल्दी से, बचे हुए 20-25 क्वेश्चन। द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज वीवर्स वीविंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टेंजा क्रिएट्स, गजब क्वेश्चन है ये, याद रखना, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। कि जो हर मतलब जो है वो स्टेंजा की शुरुआत में वर्ड यूज किया गया है रिपीटेशन में, कौन सा? वीवर्स वीविंग। तो वो स्टेंजा में क्या क्रिएट करता है? क्या ऐसा क्रिएशन वो स्टेंजा में लाता है? रिथमेटिक और म्यूजिकल इफेक्ट डालता है, कंफ्यूजन जो है वो पैदा करता है, सेंस ऑफ बोर्डम है, या कॉन्ट्रास्ट है वीवर्स और मर्चेंट्स के बीच में? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है, जो मैंने इस सेशन के शुरुआत में भी बताया था कि वो एक मेलोडियस जो है वो वे प्रतीत करता है आपका रिथमेटिक और म्यूजिकल इफेक्ट के साथ में। ऑप्शन मस्ट बी ए। 45 क्वेश्चंस आर हियर, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। सुनो, 46 बताओ फटाफट से। कौन सी पोइटिक फॉर्म जो है वो इंडियन वेवर्स में यूज की गई है? कौन सी पोइटिक फॉर्म जो है वो इंडियन वेवर्स में यूज की गई है? अगर हम बात करें सोनेट की, तो सोनेट तो सिंपल सा सबको पता है, 14 लाइन पोइम होती है ना? 14 लाइन की पोइम होती है। फ्री वर्स की अगर बात करें तो फ्री वर्स में क्या होता है? फ्री वर्स में राइम, बोलो बोलो फटाफट से। फ्री वर्स में राइम और मीटर दोनों ही नहीं होते, या कोई एक नहीं होता? फ्री वर्स, इसका जवाब दे दो फटाफट से। और इसका सही जवाब क्या है? कि सर ये बैलेड नहीं है, लव सॉन्ग नहीं है, ये क्या है? आपका लिरिकल पोइम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। फ्री वर्स के बारे में जानकारी देंगे आप खुद। नो राइम, बहुत बढ़िया, नो मीटर, इसका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा सुनो, व्हाट रोल डू कलर्स प्ले इन इंडियन वेवर्स? इंडियन वेवर्स में जो है वो, बहुत बढ़िया, बहुत 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 ही बढ़िया, दोनों ही नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही अच्छे। अब सुनो,
व्हाट रोल डू कलर्स प्ले इन इंडियन व्यूअर्स, इंडियन व्यूअर्स में जो कलर्स हैं उनका क्या रोल है, मतलब उनका जो है वो क्या रोल दिखाया गया है कलर्स को लेकर, बताओ तो जरा। कलर्स का क्या रोल है? दे हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ नेचर, दे सिग्निफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, दे शो स्ट्रगल्स। तो किसके बारे में बात हुई है कि सर वो किसको बताते हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन बी ठीक होगा। बट इमोशन इज एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में जो है वो कौन से इमोशंस को प्रदर्शित किया गया है, तो हैप्पीनेस और न्यू बिगिनिंग को प्रदर्शित किया गया है पहले स्टेंजा में। डन। क्वेश्चन नंबर 49। अब ये सारे जो है वो वहीं से उठाए हुए क्वेश्चन है, मतलब उसी में से घूम फिर के दूसरे तरीके से पूछे जा रहे हैं। द पोएम इंडियन वेवर्स एम्फसाइजेस द आइडिया दैट, है ना, इंडियन वेवर्स में जो है वो किस आइडिया को एम्फसाइज किया गया है, तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमन लाइफ इज कनेक्टेड टू द पैसेज ऑफ टाइम, वीविंग इज एन आउटडेटेड प्रोफेशन, इंडियन वेवर्स नीड टू चेंज और पॉवर्टी। नहीं सर, ये जो है वो समय बीतने की जो है वो प्रक्रिया को बताया गया है। ठीक है, यानी आप ने जन्म लिया, आपकी शादी हुई, यूथ या शादी, उसके बाद में ओल्ड एज, तो एक जो है वो साइकिल ऑफ लाइफ दर्शाया गया है। Which of these is not a theme in Indian weavers, जो है वो इंडियन वेवर्स में इनमें से कौन सा ऐसा है जो उसकी थीम नहीं है। देखो साइकिल ऑफ लाइफ बताई गई है, आपका जो है वो ब्यूटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप बताया गया है, यानी इंडियन जो वेवर्स हैं, बुनकर हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपका बर्थ के लिए, मैरिज के लिए, डेथ के लिए अलग अलग जो है वो कपड़े बुन रहे हैं। यहाँ सिंबलिज्म ऑफ कलर का यूज किया गया है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविज्म का कहीं पर भी प्रभाव इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म का कहीं भी इसमें प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। चलो तो बताओ फटाफट से 51। Why does the poem use progressive time shifts, morning, evening और night? इनका यूज क्यों किया गया है? ठीक है, टू शो हाउ द व्यूअर्स वर्क डिफरेंटली एट ईच टाइम, ये दिखाने के लिए कि जो है वो इंडियन व्यूअर्स अलग अलग समय पर कैसे काम करते हैं, या ये दिखाने के लिए टू रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, कि ह्यूमन लाइफ का जो है वो मोमेंट किस प्रकार से होता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, सही जवाब ऑप्शन बी है। व्हाट कल्चरल एस्पेक्ट डज द पोएम रिफ्लेक्ट, कौन सा ऐसा कल्चरल एस्पेक्ट है जो इस पोएम में दिखाया गया है। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस इन इंडियन सोसाइटी है, द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन वीविंग है, द नीड फॉर बेटर वेजेस फॉर वर्कर्स है। अब देखो कल्चरल एस्पेक्ट पूछा है, तो हमारे किस कल्चर को, ट्रेडिशन को जो है वो ये दर्शाती है ये पोएम, बताओ तो इसमें कल्चरल एस्पेक्ट क्या है। ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा हटके है। कौन सा कल्चरल एस्पेक्ट दर्शाया गया है, सर यहां बात की गई है भारतीय बुनकरों के बारे में, इसका मतलब सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा, है ना, कि जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं इंडियन सोसाइटी के, उनका क्या महत्व है, उनका क्या महत्व है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है आपका, हाउ डज द पोएम कन्वे यूनिवर्सलिटी, जो है वो ये पोएम किस प्रकार से यूनिवर्सलिटी को जो है वो कन्वे करती है। By excluding modern themes, by focusing on historical weavers, by using specific cultural references, by showing that weaving exists in all societies. यूनिवर्सलिटी को जो है वो कैसे बता रही है, क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्सलिटी को जो है वो किस प्रकार से ये रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 53। भाई यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या हुआ कि सर जो यूनिवर्सल है, जो सबके साथ में होगा, सुनो तो सही, जो क्या होगा, सबके साथ में होगा। तो सबके साथ में क्या होगा भाई, सबका जीवन सेम सिनेरियो से चलेगा। मैं यहां हूं, चाहे मैं यूएसए में हूं, चाहे मैं किसी और जगह पे हूं, मेरा जीवन जो है वो ठीक एक ही प्रकार से जो है वो, मतलब एक तरीके से जो सब पर लागू हो, यूनिवर्सलिटी जो सब पर लागू हो, पूरे यूनिवर्स पे लागू हो, तो वो क्या होगा आपका, बाय शोइंग दैट वीविंग एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज, कि हर एक समाज में वीविंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। कहने का अर्थ क्या है कि हर एक समाज का यूनिवर्सली एक नियम है कि वो बर्थ लेगा, यानी जन्म लेगा, उसके बाद में क्या होगा, वो यूथ और मैरिज में जाएगा और ओल्ड एज में जाके अपना जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो साइकिल ऑफ लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई पड़ता है। ऑप्शन मस्ट बी ए, नॉट बी। What does the poem suggest about death? डेथ के बारे में जो है वो पोइम ने क्या कहा है, क्या ये अननेचुरल पार्ट है, नहीं साहब, होगा जीवन में, ये तो आना है,
आपका जो है वो कल आए चाहे आज आए। इट इज अ सॉल्व एंड बट पीसफुल एंड, कि ये भले ही जो है वो थोड़ा गंभीर है लेकिन बड़ा ही जो है वो पीसफुल अंत है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा, सबको पता है। व्हाट लेसन डज द पोएम टीच? इंडियन वेवर्स से आपको क्या सीखने को मिलता है? इंडियन वेवर्स से आपको क्या सीखने को मिलता है? 10 क्वेश्चन और बचे, बस थोड़ा सा रुक जाओ, 2 4 5 मिनट में। इसके बाद में आपको एग्जाम तक इंडियन वेवर्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ आपको इंडियन वेवर्स से जो है वो क्या सीखने को मिलता है? कहां रह गया रे, ये रहा। Every stage of life has its own beauty. Youth is the best part of life. Marriage is the most important event in life. बताओ, शादी करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट पूछ रहा है। आपका वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट, ना जी ना। क्या होगा आपका? सर यहां बात की गई है कि जीवन का हर एक भाग जो है, अरे 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 रुको भैया, जीवन का हर एक जो भाग है वो कैसा है? जीवन का हर एक भाग आपका, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हैज इट्स ऑन ब्यूटी, उसका खुद का जो है वो एक सौंदर्य है, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, चाहे आप किसी भी पड़ाव में हो। 56 व्हाट मेक्स इंडियन वेवर्स ए सिंबॉलिक पोएम, जो है वो इंडियन वेवर्स को एक सिंबॉलिक पोएम कैसे बनाया गया है? इट यूजेस एवरीडे वीविंग टू रिप्रेजेंट लाइफ जर्नी, जो है वो एंशिएंट स्टोरी की बात हुई है, इंडस्ट्री की बात हुई है, या टेक्निक्स की बात हुई है? तो लाइफ की जर्नी को जो है वो वीविंग के माध्यम से दर्शाया गया है, इसलिए ये इसका सिंबल है। कौन से प्रोफेशन की बात इसमें की गई है? किस प्रोफेशन की बात जो है वो इंडियन वेवर्स में की गई है? तो सबको पता है कि यहां किसकी बात हुई है? वेविंग की बात हुई है, बुनने की बात हुई है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा आपका। विच टोन इज डोमिनेंट इन द फाइनल स्टेंजा? सबसे लास्ट स्टेंजा में यानी थर्ड स्टेंजा में जो है वो कौन सी टोन डोमिनेंस के साथ में जो है वो प्रदर्शित की जाती है? मिस्टीरियस है, जॉयफुल है, सोलमन है, या एक्साइटिंग है? तो कैसा था आपका? सोलमन जो है वो उसमें दिखाया गया है आपका, सैड, सैड एंड सोलमन, दुखी गंभीर जो है वो दिखाने का प्रयास हुआ है। व्हाट ह्यूमन एक्सपीरियंस डज द पोएम एम्फसाइज? कौन सा ऐसा ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो इस पोएम के माध्यम से दर्शाया गया है? आई एम वेरी फास्ट बट यू वेरी वेल नो कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो बस क्वेश्चंस को एक बार जो है वो रिपीट करना है। What human experience does the poem emphasize? जो है वो कौन सा ह्यूमन एक्सपीरियंस दिखाएगा? बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, द सेलिब्रेशन ऑफ मटेरियल वेल्थ, द यूनिवर्सल साइकिल ऑफ बर्थ, यूथ एंड डेथ। तो सिंपल सी बात है, किसके बारे में बात हुई है? यही तो है, यूनिवर्सलिटी है साहब, कि आदमी जो है वो जन्म लेगा, युवा होगा और मरेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? सी है। व्हाट इज द पोएट्स मैसेज इन इंडियन वेवर्स? इंडियन व्यूअर्स के माध्यम से सरोजनी नायडू आपको क्या मैसेज देना चाहती है? लाइफ इज शॉर्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हैज मीनिंग एंड ब्यूटी, विविंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोफेशन, और इंडियाज ट्रेडिशन शुड बी अबेंडेंट। तो क्या होना चाहिए आपका? वो ये कहना चाहती है कि जीवन का हर एक जो है वो भाग खूबसूरत है, आप उसका आनंद लीजिए, आप उसका क्या लीजिए? आनंद लीजिए, चाहे मृत्यु भी है तो वो भी खूबसूरत है। The structure of Indian viewers is based on which natural progression? कौन सा ऐसा नेचुरल प्रोग्रेशन है जिसके आधार पे इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बनाई गई है? तो सबको पता है कि वो कौन सा है आपका? स्टेज ऑफ लाइफ है। कौन सा है? स्टेज ऑफ लाइफ है। हाउ डज द पोइट डिपिक्ट द रोल ऑफ व्यूअर्स इन सोसाइटी? व्यूअर्स का जो रोल है वो समाज में पोइट किस प्रकार से दर्शाता है? तो किस प्रकार से दर्शाता है कि वो आर्टिस्ट है, कि ये व्यूअर्स वो आर्टिस्ट हैं जो लाइफ की जर्नी को सेप करते हैं, उसको ढालते हैं अपने जो है वो बुनने के आधार पे। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी होगा। 63 What emotion does the color white symbolizes in the last stanza? लास्ट स्टेंजा में व्हाइट कलर जो है वो किसका सिंबल है? तो सबको पता है वो मौन जो है और पीस का सिंबल है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा। What is the significance of the 3 different times of the day in the poem? क्या जो है वो सिग्निफिकेंस है? They represent the working hours of weavers, they symbolize different seasons, या फिर वही आपका बर्थ, मैरिज और डेथ, घूम फिर के वही घूम गया वापस से क्वेश्चन। आपका कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। What tone shift occurs in the last stanza? लास्ट स्टेंजा में कौन सी टोन आपको दिखाई पड़ती है? एक्साइटमेंट से फ्रस्ट्रेशन की तरफ गया है, होप से सैडनेस की तरफ गया है, सोरो से जॉय की तरफ गया है, या कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ गया? गजब क्वेश्चन भाई साहब। 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप मुझे खुद दोगे।
बताओ, लास्ट स्टेंजा में टोन जो है वो कैसे शिफ्ट हुई है? ये अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत मतलब हल्के हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। तो लास्ट स्टेंजा में क्या था कि सर जब जीवन शुरू हुआ तो होप थी, लेकिन लास्ट स्टेंजा में जाते जाते जो है वो टोन किसकी तरफ शिफ्ट हो गई? मृत्यु की वजह से जो है वो सैडनेस की तरफ शिफ्ट हो गई। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, ना कि आपका कुछ और। व्हाट डज द पोइट इंप्लाई अबाउट लाइफ थ्रू द इमेजरी ऑफ वीविंग? बताओ तो, व्हाट डज द पोएट इंप्लाई अबाउट लाइफ थ्रू द इमेजरी ऑफ वीविंग? यानी वीविंग के माध्यम से जो है वो बुनने के माध्यम से पोएट जो है वो कैसे लाइफ को जो है वो इंप्लाई करता है? तो अनप्रेडिक्टेबल और कैओटिक बताया, या फिर आपका जो है वो दैट इज फॉलो ए नेचुरल साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड लॉस दैट इज कंट्रोल्ड बाय फेट अलोन, और द ओनली आर्टिस्ट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ना जी ना, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा, कि कैसे जीवन में जो है वो साइकिल चलता है, क्रिएट करते हैं, उसका जो है वो हानि होती है, यानी बनाते हैं, खो देते हैं, ये सब कुछ जीवन का साइकिल है। ऑप्शन बी ठीक होगा। बचे हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन भाई। द फ्रेज मूनलाइट चिल इन द लास्ट स्टेंजा, ये रिपीटेड है, दूसरा या तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। सैडनेस और स्टिलनेस ऑफ डेथ को बता रहा है, ठीक है। आपका जो है वो जवाब कौन सा होगा? ई। 68 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज सरोजनी नायडू यूज कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या आप बताओगे मुझे? और इधर से देख के नहीं बताओगे, यहां मैं खड़ा हो जाता हूं। बताओ, सरोजनी नायडू ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 68 के अकॉर्डिंग बताओ कि कैसे उन्होंने इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट दिखाया है ना, विरोधाभास दिखाया है। वेवर्स की वेल्थ और पॉवर्टी दिखाई है क्या इन्होंने? जो है वो अमीरी और गरीबी को जो है वो आधार माना है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। क्या इन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न वीविंग टेक्निक्स के बारे में बात की है कि पहले के जमाने में ऐसे बुनते थे, अब ऐसे बुनते हैं? ऐसा कुछ नहीं है आपका। जो है वो वीवर्स जो है वो बाय डिस्कसिंग वीवर्स स्ट्रगल्स इन डिफरेंट जो है वो आगे क्या रहेगा आपका? टाइम होगा आई थिंक, जो भी है। और एक है आपका बाय कंपेयरिंग डे एंड नाइट टू डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। कॉन्ट्रास्ट किसमें है कि डे और नाइट में बिल्कुल ही अलग है। जब डे ब्रेक होता है तो बर्थ की बात हुई है, और जब डे एंड होता है यानी नाइट आती है तो किसकी बात हुई है? यहां जो है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाई पड़ता है, डेथ की तरफ चला जाता है। तो ऑप्शन मस्ट बी बी, ऑप्शन मस्ट बी बी। नाउ द लास्ट 2 क्वेश्चंस आर हियर। व्हाट मैसेज डज इंडियन व्यूअर्स कन्वे अबाउट टाइम? टाइम के बारे में जो है वो क्या मैसेज इंडियन व्यूअर्स जो है वो कन्वे करता है? बताओ, ये जो है ये क्यों हो जा रहा है बार बार? कौन सा मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है टाइम को लेकर? तो वही है आपका जो है, इट प्रोग्रेस इन अ सेट साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ऑप्शन सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम? ऐसा कौन सा यूनिवर्सल आइडिया है जो इस पोएम में आपको दिखाई पड़ता है? पावर ऑफ मनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड डेथ जो है वो आपको पता चलता है कि कैसे बर्थ और डेथ के समय एक्सपीरियंस किए जाते हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैं दूसरी होप ये करता हूं कि अब आप इंडियन वेवर्स को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम इधर उधर घुमा के क्वेश्चंस बना सकते थे वो सारे बना लिए भाई, एक भी नहीं छोड़ा है। टोन का हो चाहे वो जो है वो हर प्रकार से इसके बारे में बातचीत हुई। बाकी आप ज्यादा समझदार हो, कोई बात नहीं। अगर आपके 4-5 क्वेश्चन गलत हुए तो उनको और ठीक कर लीजिएगा। सुबह मिलेंगे ठीक 11 बजे एनसीईआरटी के सेशन में। उधर भी रेगुलर चल रही है क्लास और इधर भी रेगुलर चल रही है, और जल्दी ही चीजें आपको मतलब बहुत बेहतर अनुभव होगा कि या आई नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई सिलेबस, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, कल इवनिंग में जो है वो एक क्लास और लगाने का प्रयास होगा। वो 7 बजे के आसपास जो है वो लगाने का प्रयास होगा, जिसको हम ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए यूज करेंगे, और वो लगेगी यूट्यूब पे, ठीक है।
यूट्यूब पे ग्रामेटिकल पोर्शन लगा देंगे ताकि वो भी साथ साथ में चलता रहे, एक साथ में तीनों। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। कल का इसका जो है वो टॉपिक कौन सा रखें आपका? ऑड टू ऑटम। बताओ देखिए, कल इवनिंग का टॉपिक कौन सा रखा जाए? ऑड टू ऑटम रख लिया जाए। ठीक है, डन। टाइमिंग देखो, यूट्यूब भी जो है वो वहां भी चेक कर लीजिएगा आप। ऑन, हाँ, एक ऐसे कर लेते हैं, जैसे एक पोइम करवा दी, एक प्रोज करवा देते हैं, फिर एक पोइम करवा दी, फिर एक प्रोज करवा देते हैं। ऐसे करके 5-6 दिन में जो है वो ये तैयार होगा। तब तक अपन बाकी का पार्ट डाल भी देंगे, तो फिर उसको करवा देंगे। कैजुरिना ट्री भी करवा देंगे। कल एक जो है वो प्रोज लेकर चलते हैं, ऑफ स्टडीज या अम्ब्रेला मॉरल्स, या फिर आपका जो है वो ऑन गोइंग अ जर्नी, कुछ भी मैं अभी डाल दूंगा, आपको शो करना शुरू कर देगा, मजा आएगा। लेकिन और मैं पहले मैसेज कर दूंगा ताकि आप उसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, गुड नाइट। है ना, शाम को मिलते हैं, मतलब कल तो सुबह मिलते हैं, फिर शाम को मिलते हैं, फिर रात को मिलते हैं। सर मिलते ही मिलते हैं अब तो। बाय बाय।